बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से और इस वक्त की जो बड़ी खबर है उससे जुड़ा बड़ा अपडेट भी आ रहा है। बक्सर से बड़ी खबर, दुल्हन को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। जयमाला के दौरान आरोपी ने गोली मारी थी। मंगलवार रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। मुफस्सिल थाना के चौसा गांव की यह पूरी घटना है। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण अपडेट, दुल्हन को गोली मारने वाला आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जयमाला के दौरान आरोपी ने गोली चलाई थी, गोली मारी थी। मंगलवार रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा गांव की यह पूरी घटना और यह तस्वीर रही। यही वो आरोपी है जिसने दुल्हन को स्टेज पर गोली मारी थी। उसके पेट में गोली मारी गई, उसकी हालत गंभीर है। आरोपी पकड़ लिया गया है और तस्वीर आपके सामने है। और बक्सर में यह पूरा घटनाक्रम क्या था, कैसे गोली चलाई गई, दुल्हन जो स्टेज पर थी, जयमाला डालने ही वाली थी, उस समय उसके साथ क्या कुछ हुआ, पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। जयमाल के स्टेज पर चली गोली। 7 फेरों से पहले खून से लाल हुआ मंडप। इश्क में नाकामी बनी जानलेवा। बक्सर में शादी के दौरान दुल्हन को मारी गोली। इश्क, इनकार और इंसानियत पर फायरिंग। बक्सर में घटी सनसनीखेज वारदात, जहां शादी की खुशियां पल भर में दहशत में बदल गई। जयमाल के दौरान स्टेज पर चढ़कर एक युवक ने दुल्हन को गोली मार दी। यह खौफनाक घटना मुफस्सिल थाना की चौसा नगर पंचायत की है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बारात चौसा पहुंची थी। पूरे विधि विधान के साथ जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर मौजूद थे। तभी अचानक से गांव का ही एक युवक स्टेज पर चढ़ा और फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सीधे दुल्हन के पेट में जा लगी। गोली चलते ही शादी के समारोह में हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे। मंडप चीख पुकार और अफरा तफरी से गूंज उठा। जैसे हमारी लड़की के दीवाल वही तरह हम वो जयमाल भर हुआ लड़की लड़की चढ़ल बैसन, बंदूक मार देले बासन। के मरले बा? भौका मरले बासन। हाँ, गाँव ही के दिन बंधु ना हो। ये किसका नाम धर रही है? कौन मारा है? पुलिस के अनुसार आरोपी युवक दुल्हन से प्रेम करता था और शादी से नाराज होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। शादी का मंडप जहां शहनाई बजनी थी, वहां गोली की आवाज गूंज गई। शादी का मंडप जहां जीवन की नई शुरुआत होनी थी, वहीं इश्क की नाकामी ने खून से लकीर खींच दी। बक्सर की ये वारदात एक बार फिर से चेतावनी है। इनकार को कबूल करना सीखिए, वरना जश्न कभी भी जनाजे में बदल सकता है। बक्सर से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता पुष्पराज की रिपोर्ट। तो एक तरफा इश्क में जानलेवा करतूत वाली इस खबर को समझिए। कुछ सालों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब एक तरफा प्यार में, एक तरफा मोहब्बत में हत्या या हत्या की कोशिश की गई है। चलिए वो आंकड़ा आप समझ लीजिए। जनवरी 2026 में नोएडा में गला घोटकर युवती की हत्या कर दी गई थी। रिश्ते से इनकार करने पर यह खौफनाक कदम उठाया गया। नवंबर 2022 में दिल्ली में सिरफिरे आशिक ने लड़की को 9 गोलियां मारी। 9 गोलियां, लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। 8 नवंबर 2022 नोएडा में एक तरफा प्यार में कत्ल किया गया। लड़की को चौथी मंजिल से धक्का दे दिया गया। अक्टूबर 2022 चेन्नई में बीकॉम की छात्रा का मर्डर कर दिया गया। प्रेमी ने लड़की को रेल के सामने धक्का दिया। अगस्त 2022 मथुरा में प्यार न मिलने पर प्रेमिका को चाकू से गोद डाला। फेसबुक पर प्यार का प्रपोजल ठुकरा दिया था लड़की ने। हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 7 जुलाई 2022 दिल्ली में छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सनकी शिवम ने सीने और पेट में चाकू मारे थे। 24 जून 2018 दिल्ली कैंट में मेजर ने गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। मेजर ने, सोचिए, लड़की ने शादी से इनकार किया तो मेजर हैवान बन गया। अब सवाल उठता है कि एक तरफा प्यार वाले को पहचाने कैसे? कौन आपसे एक तरफा प्यार करता है और कौन आप पर नजर रखे हुए है, उसको कैसे पहचाने? तो बार बार मैसेज या कॉल करें तो समझ लीजिए मामला संदिग्ध है। पीछा करें
या सोशल मीडिया पर जबरन फॉलो करे तो भी आप सावधान हो जाइए। अगर कोई आपसे जुड़ी छोटी छोटी बातें याद रखे तो मामला एक तरफा प्यार का हो सकता है। बिना वजह ध्यान देना लेकिन कह ना पाना भी एक तरफा प्यार के साइड इफेक्ट संकेत होते हैं। इसके लिए हमेशा आपके लिए अगर कोई हमेशा उपलब्ध रहता है तो समझिए मामला एक तरफा प्यार का हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी वजह के भी आपके साथ रहना चाहता है तो मामला गंभीर है। यदि आप किसी और से बात करें तो उसमें ज्वलन दिखे तो आपको सावधान होना चाहिए। ऐसे लोग ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं। एक तरफा प्यार वाले काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, ये अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं, ये अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब सवाल है कि एक तरफा प्यार वालों जो सनकी हैं उनसे बचा कैसे जाए। तो स्पष्ट रूप से साफ मना कर दें, साफ शब्दों में ना कह दें। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। ऐसे व्यक्ति के बारे में घर वालों को जरूर बता दें। अगर बहुत परेशान करे तो जरूरत पड़े तो कानून की भी मदद ले लें। अब आपको बताता हूं कि एक तरफा प्यार से खुद को कैसे बाहर निकालना है। अगर आप भी एक तरफा प्यार के शिकार हैं और आप अपने पार्टनर से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको कैसे बाहर निकलना है वो भी समझ लीजिए। एक तरफा प्यार के बारे में ना सोचें, खुद को व्यस्त रखें, अपने लिए समय निकालें, अपने पसंदीदा गाने खेलें, अपने पसंदीदा खेल खेलें, किताबें पढ़ें, मूवीज देखें। परिस्थितियों को दोष देना बंद करें, उन चीजों से दूरी रखें जिससे उसकी याद आती है। नए दोस्तों को बनाएं, उनके साथ समय बिताएं। अब अगली खबर का रुख करेंगे। आरएलएम विधायक माधव आनंद और एलजेपी रामविलास के विधायक राजू तिवारी ने सवाल खड़ा करते हुए शराबबंदी की समीक्षा के साथ साथ जहरीली शराब के मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि बीजेपी और जेडीयू के नेता शराबबंदी को पूरी तरह से सफल बता रहे हैं। हालांकि आरजेडी के नेता शराबबंदी को पूरी तरह फेल बता रहे हैं। अपने बातों को रखने का काम किया। जहरीली शराब मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के संरक्षण में उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा शराब की डिलीवरी हो रही है बिहार में। हंगामा करता है। पहले आता था शराब पी करके पहला काम करता था पत्नी को पीटता था। बंदी एक बहुत ही सफल कानून है बिहार में। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ी हुई है। अब तक एनडीए में रहते हुए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ही शराबबंदी पर सवाल उठाते रहे, लेकिन अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आरवी के नेता भी समय समय पर समीक्षा की मांग के साथ ही सवाल भी खड़े करने लगे हैं। शराबबंदी पे जितनी बातें मुझे कहनी थी सदन के माध्यम से, मीडिया साथियों के माध्यम से लगातार 3-4 दिनों से अपने बातों को रखने का काम किया। आरएलएम विधायक माधव आनंद के बाद एलजेपी आरवी के विधायक राजू तिवारी ने भी शराबबंदी की समीक्षा और जहरीली शराब से जुड़े मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जहरीली शराब मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। आरएलएम और एलजेपी आरवी के नेताओं की समीक्षा वाली मांग ने आरजेडी को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। सरकार के संरक्षण में उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा शराब की डिलीवरी हो रही है बिहार में। हालांकि जेडीयू और बीजेपी के नेता आरजेडी को तो छोड़िए, अपने सहयोगियों की बातों से भी इत्तेफाक नहीं रखते। अब कोई इस पर हंगामा करता है। पहले आता था शराब पी करके पहला काम करता था पत्नी को पीटता था। बीजेपी विधायक रत्नेश कुशवाहा और जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने शराबबंदी को पूरी तरह सफल बताया। शराबबंदी एक बहुत ही सफल कानून है बिहार में, एक मॉडल है। और बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू हुई और तब से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक 10 लाख केस दर्ज हो चुके हैं। अब तक 4.5 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई। अब तक 16 लाख लोगों को अरेस्ट भी किया गया और अब तक 1,60,000 वाहनों को जब्त किया गया। जब इतने केस दर्ज हुए, इतने लोगों की गिरफ्तारियां हुई और इतनी शराब जब्त हुई, तो सवाल है कि शराबबंदी की समीक्षा पर क्यों ना हो चर्चा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए में शराबबंदी की समीक्षा पर क्यों ना हो चर्चा, इस खबर को समझिए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले शराबबंदी को समझना जरूरी है और शुरुआत से लेकर अब तक क्या स्थिति है इसको समझना भी जरूरी है। तो आइए पहले शराबबंदी को समझते हैं।
बिहार में 2016 में महिलाओं की मांग पर, इस बात पर गौर कीजिएगा, 2016 में महिलाओं की मांग पर पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। दरअसल शराबबंदी सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएम नीतीश के निश्चय में शामिल है शराबबंदी। शराबबंदी को सफल बनाने की हर कोशिश हुई है। ब्रेथ एनालाइजर से जांच, सीसीटीवी से निगरानी, बिहार के सभी बॉर्डर पर चेकपोस्ट कार्यरत है, यानी कि सभी बॉर्डर पर चेकपोस्ट तैनात की गई है। बिहार पुलिस की टीम, एसएसबी के जवान लगातार इस पर काम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर तस्कर और माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है, उन पर एक्शन भी हो रहे हैं। अब इससे शराबबंदी की कामयाबी कहें या सच्चाई, वो भी समझ लीजिए। साल 2025 में 31 दिसंबर तक शराबबंदी को लेकर 10 लाख केस दर्ज हुए। वहीं अब तक कुल गिरफ्तारी 16 लाख हो चुकी है। 4 करोड़ 5 लाख लीटर शराब जब्त की गई और तकरीबन 1,60,000 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। अब फिर वही सवाल खड़ा होता है कि शराबबंदी के बावजूद इतनी मात्रा में शराब पकड़ी गई या पकड़ी जा रही है, तो शराबबंदी की समीक्षा पर चर्चा क्यों ना हो। सवाल है कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की मांग क्यों उठ रही है। तो दरअसल शराबबंदी कानून के बावजूद धड़ल्ले से तस्करी हो रही है। शराबबंदी में भी अवैध शराब की बिक्री हो रही है। शराब की दुकानें बंद, शराब तस्कर एक्टिव हैं। देसी चुलाई शराब पर नकेल कसना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। शराबबंदी की समीक्षा की डिमांड अब तक एनडीए के किस किस नेता ने की है, वो भी समझ लीजिए। हम के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने, आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक माधव आनंद और रामेश्वर महतो ने, साथ ही एलजेपी रामविलास के विधायक राजू तिवारी ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की है। शराबबंदी की समीक्षा से होगा क्या, यह भी समझिए। शराबबंदी की समीक्षा से अवैध शराब कारोबार और कानून के दुरुपयोग की पड़ताल होगी। साथ ही यह भी आकलन किया जाएगा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वास्तव में कितनी कमी आई है। बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सीएम नीतीश ने शराबबंदी की समीक्षा नहीं की है। तो आइए जानते हैं कि कब कब शराबबंदी की समीक्षा हुई। साल 2018, सबसे पहले यह समझिए, अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू हुई। उसके 2 साल बाद ही 2018 में एडीआरआई ने शराबबंदी की समीक्षा की थी। उसके 4 साल बाद 2022 में कानून में 2 बदलाव किए गए। अप्रैल 2023 में 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। हालांकि रिपोर्ट में यह सामने आ चुका है कि शराबबंदी से बिहार को कई स्तर पर बहुत फायदा हुआ है। तो क्या फायदा हुआ है, वो भी समझ लीजिए। सामाजिक और स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रतिबंध होने के बाद पुरुषों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। महिलाओं के साथ यौन हिंसा के मामलों में कमी आई है। पारिवारिक स्थिरता पर ठोस सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं की सुरक्षा पर सकारात्मक असर दिख रहा है। सामाजिक और स्वास्थ्य लाभ के आंकड़ों में भी सुधार हुआ है। यही नहीं, बिहार में शराबबंदी का असर यह रहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक 83% शराबी पुरुषों की शराब पीने की आदत में बदलाव आया है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे की भी बात कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच चुके हैं। पूर्णिया में राज्य सरकार के मंत्रियों ने गृह मंत्री का स्वागत किया। इन 3 दिनों में इंडो नेपाल सीमा की सुरक्षा के साथ साथ घुसपैठ के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। सीमांचल में घुसपैठ और सीमा सुरक्षा पर महामंथन के लिए गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। पूर्णिया में एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के साथ करीब 27 नेता अमित शाह के स्वागत के लिए मौजूद रहे। इसके बाद शाह हेलीकॉप्टर से किशनगंज के लिए रवाना हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सबसे बड़े मुद्दों में से एक था घुसपैठ। अब उस वादे को निभाने के लिए घुसपैठ पर पुख्ता प्लानिंग के साथ 3 दिवसीय मिशन सीमांचल पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं।
26 फरवरी को अररिया जाएंगे, जहां भारत नेपाल संबंधी मुद्दों पर सीमावर्ती जिलों के एसपी और डीएम के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 26 फरवरी को पूर्णिया में ही रात्रि विश्राम करेंगे, जबकि 27 फरवरी को अमित शाह पूर्णिया में ही बैठक करेंगे। इन जिलों में घुसपैठ की समस्या और डेमोग्राफिक बदलाव पर चर्चा के आधार पर तैयार समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन प्लान तैयार होगा, जिसके बाद घुसपैठियों की पहचान कर एक एक कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। हालांकि अमित शाह के बिहार दौरे से पहले से शुरू हुई सियासत अब भी जारी है। उससे ध्यान हटाने के लिए आप घुसपैठिए का मुद्दा लाते हैं। विपक्ष के नेता शाह के सीमांचल दौरे को पश्चिम बंगाल चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। सीमांचल के इलाके से पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए वो घुसपैठिए का मुद्दा भी खड़ा करने का कार्य करेंगे। तो एनडीए नेताओं ने अमित शाह के दौरे को बिहार के लिए काफी अहम बताया है। वैध नागरिकों को पहचानना ये संकल्प है। सालों से ये आरोप लगता रहा है कि सीमावर्ती जिलों, खासकर सीमांचल में घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी चेंज हुई है। अब घुसपैठ पर एक्शन की तैयारी के साथ सियासत तेज है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण, कटिहार से सुब्रत गुहा और किशनगंज से आनंद अमृतराज और आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब शाह के सीमांचल प्लान को समझ लीजिए। दरअसल चुनाव के समय एनडीए नेताओं ने वादा किया था कि बिहार के लोगों का हक छीनने नहीं देंगे। डेमोग्राफिक मिशन के जरिए घुसपैठियों की पहचान करेंगे, पहचान के बाद घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। अब जबकि बिहार में सरकार बन चुकी है, ऐसे में वादा निभाना भी जरूरी है। 3 दिन के बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं। 27 फरवरी तक सीमांचल में रहेंगे। आज की बैठक को छोड़ दें तो बाकी अभी पूर्णिया के साथ साथ किशनगंज और अररिया में अमित शाह अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह ने सीमांचल पहुंचते ही बैठकें शुरू कर दी। कल किसके साथ बैठक होगी और बैठक में किन किन बातों पर चर्चा होगी वो समझ लीजिए। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। चर्चा के आधार पर एक्शन प्लान बनेगा। घुसपैठियों की पहचान की जाएगी, पहचान कर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। अब बात भारत और इजराइल की दोस्ती की भी कर लेते हैं। भारत और इजराइल की दोस्ती नए दौर में है। 2 दिन में इजराइल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेल अवीव पर रेड कॉर्पोरेट वेलकम हुआ है। भारत से पहुंचे अपने दोस्त मोदी के लिए इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पहुंचे और गले लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ये तस्वीरें भारत और इजराइल के रिश्तों के नए चैप्टर की हैं। ये तस्वीरें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती की गवाह हैं। 9 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे तो दोस्त नेतन्याहू ने बाहें फैलाकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। तेल अवीव एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर से पीएम मोदी का इजराइल की धरती पर इस्तकबाल हुआ। पीएम मोदी का इजराइल दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब गाजा संघर्ष ने पश्चिम एशिया की राजनीति को झकझोर दिया है और ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकी के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव कायम है। ऐसे दौर में प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल पहुंचना केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि भरोसे का सार्वजनिक प्रदर्शन भी है। इस यात्रा का फोकस संकेतों से आगे बढ़कर ठोस नतीजों पर है। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और नवाचार पर गहरी बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच नए सुरक्षा समझौते, उभरती तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम सहयोग पर प्रगति की भी उम्मीद है। ये दौरा स्पष्ट करता है कि ये रिश्ता केवल हथियारों का नहीं बल्कि ज्ञान और भविष्य की अर्थव्यवस्था का भी है और नई विश्व व्यवस्था में भारत केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक साझेदार बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे को समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल दौरे पर हैं। 9 साल बाद इजराइल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 34 साल में दूसरी बार यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी।
2017 में पहली बार और 2026 में दूसरी बार इजरायल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। इजरायल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तस्वीरें हमने आप तक दिखाई। नरेंद्र मोदी का तेल अवीव पर रेड कॉर्पेट वेलकम हुआ है। इजरायल प्रधानमंत्री नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे। नेतन्याहू ने गले लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे को ऐसे भी समझिए कि गाजा संघर्ष के दौर में इस यात्रा का एक अपना ही महत्व है। यूएस ईरान टेंशन के दौरान यात्रा का खास महत्व है। भारत के इजरायल और फिलिस्तीनी दोनों से अच्छे संबंध हैं। दोनों को अलग अलग ट्रैक पर रखते हुए स्वतंत्र संतुलित नीति भारत अपनाता है। प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे को इस तरह से भी समझिए कि दोनों देशों के बीच नए सुरक्षा समझौते बनेंगे। उभरती तकनीकों की पर प्रगति की उम्मीद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम सहयोग। इजरायल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य क्या है वो भी समझिए। किन किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री का जोर रहेगा। रक्षा सहयोग पर जोर रहेगा। ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर रहेगा। आयरन डोम जैसी मिसाइल रक्षा प्रणाली चाहता है भारत। उन्नत ड्रोन लेजर आधारित सुरक्षा तकनीक पर बात होगी। साइबर सहयोग पर भी चर्चा होगी।